ओके, अब विजिबल है शायद स्क्रीन। ओके, नाउ इट इज क्लियर। ठीक। अब देखिए, लिटरेचर अगर लिखना है तो जो लिटरेचर आपको लिखना है उस लिटरेचर को पहले फाइंड आउट करना है, और वो लिटरेचर एसेंशियली आपके टॉपिक के इर्द गिर्द होना चाहिए। सपोज कंज्यूमर बिहेवियर पे कर रहा है तो कर रहे हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर के रिलेटेड ही लिटरेचर होना चाहिए। जैसे कि इप एंड नायडू डिस्कस्ड about reuse of web-based resources, that is educational resources in technology enhanced and student-centered learning। ये जो भी लिखा है, एक पेपर पढ़ के उसके बाद मैं एक समराइजर टूल भी कल आपको बताऊंगा कि जिससे रिसर्च पेपर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कि आप लिटरेचर को समराइज कर सकते हैं। वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस ढंग से लिटरेचर लिखा जाएगा, आप देख लेंगे। और सारे रिसोर्सेज इसीलिए मैंने डायरेक्टली डाल दिया है लाइक व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि आपको प्रॉब्लम ना हो, या फिर फॉर्मेट रिलेटेड कि लिखना कैसे है तो इस ढंग से लिखना है। एक चीज का विशेष आप ध्यान रखें कि अगर आप चैट जीपीटी से या दूसरे कंटेंट से डायरेक्टली रिव्यू लिखाते हैं, अगर आप उसमें कमांड प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि राइट अ रिव्यू ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, वो लिख के तो आपको रिव्यू दे देगा, लेकिन वो सारे रिव्यू हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल होते हैं का मतलब है कि जीपीटी के पास वो एक्सेस नहीं है जिससे कि वो रिव्यू लिख सके या फाइंड आउट कर सके, वो पेपर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वो एक हाइपोथेटिकल मैनर में ये नाम भी हाइपोथेटिकल वो दे देता है। ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई क्रॉस वेरीफाई किया, क्योंकि इसका रेफरेंस भी जरूरत पड़ेगा और वो रेफरेंस भी देता है, और वो रेफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, आप जान लें कि वो रेफरेंस एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एआई से आप लिटरेचर नहीं निकाल सकते। लिटरेचर आपको कोई डेटाबेस से निकालना पड़ेगा, या लिटरेचर अलग से सर्च करना पड़ेगा, पेपर सर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद आप लिखा सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप किसी भी साइट से, किसी भी एआई जनरेटिव साइट से अगर ये लिटरेचर निकलवाने की कोशिश करते हैं और पकड़ में लेट आ जाते हैं, बिकॉज वन और टू लिटरेचर को हम चेक कर सकते हैं रैंडमली, और वहां पर अगर पता चल जाएगा तो फिर दैट इज नॉट गुड। तो इस ढंग से आप लिटरेचर लिखेंगे, सभी को होपफुली क्लियर है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि जब आप लिटरेचर लिखते हैं तो वेरिएबल के हिसाब से भी लिटरेचर आप लिख सकते हैं। वेरिएबल्स के हिसाब से आप लिटरेचर को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए, स्टडी में मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी डाला है। ऑपरेशनल डेफिनेशन, जो भी वेरिएबल आप लेंगे, मेरे मेरे शायद 10-12 वेरिएबल थे इस पर्टिकुलर स्टडी में, तो मैंने सारे वेरिएबल्स का एक ऑपरेशनल डेफिनेशन डाला है। ऑपरेशनल डेफिनेशन जो सपोज टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग क्या है, तो टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडुकेटर्स प्रैक्टिसेस regarding teaching and learning with appropriate uses of technology to maximize students outcome and experience. In general, technology enhanced learning is understood as learning which occurs through application of ICT and internet based education technology। ये मैंने ऑनलाइन रिसोर्स से लिया है और उसको प्रॉपरली साइट भी किया है। दिस इज द साइटेशंस व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड। सिमिलरली कोई भी वेरिएबल आप लेते हैं तो डेफिनेटली उसको पहले किसी ऑथर ने दिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बार दे रहे होंगे। तो जो भी ऑथर ने दिया होगा वो अप्रोप्रिएट साइटेशंस आपको यूज करने। देखिए ये साइटेशन है, Wenstrom 2009 have defined informational quality as the capability to satisfy stated information needs of learners। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस है कि आपको कैसे साइट करना है। रिव्यू में भी आपको साइटेशंस डालने पड़ेंगे कि किसने कहा है उस चीज को। अगर आप रिव्यू लिखते हैं, किसी भी ऑथर का रिव्यू लिखते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखें कि आपको अप्रोप्रिएट साइटेशंस डालना जरूरी है। थर्ड है कॉम्पैटिबिलिटी। तो कॉम्पैटिबिलिटी क्या है, सिमिलर वे में लिखा है। मैंने तो यहाँ पर पेज नंबर भी डाल रखा है कि कॉम्पैटिबिलिटी हैज बीन डिफाइंड बाय रोजर इन 2003 इन पेज नंबर 240। और ये रेफरेंस में जाके अगर रोजर में देखूं, अगर मैं लास्ट में जो रेफरेंस लिया है उसमें रोजर में देखूं तो वो रोजर मिलेगा। ठीक है। इसको आपको डिटेल रेफरेंसिंग जो है वो लास्ट पार्ट में करना होता है। तो सिमिलरली आप जितने भी वेरिएबल्स अपने स्टडी कर रहे हैं उसका एक ऑपरेशनल डेफिनेशन डालना नहीं भूलिएगा।
अपने स्टडी में ऑपरेशनल डेफिनेशन डालना नहीं भूलिएगा। अगर आप 5 वेरिएबल के साथ काम करते हैं तो पांचों वेरिएबल्स का ऑपरेशनल डेफिनेशन डालिए। आपका थ्योरी थोड़ा सा थ्योरी रिलेटेड है तो उस थ्योरी को भी आप डालिए कि कैसे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे रिलेवेंट है। ये सारी चीजों को आपको डालना पड़ेगा। रेफरेंस इन द एंड है, जैसे कि मैं लास्ट में आपको दिखाऊं कि ऑल द रेफरेंसेस आर पुट इन द एंड, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। एक चीज और देखिएगा कि रेफरेंस का सेक्शन जहां पर स्टार्ट होता है, ये देखिए मैंने जर्नल से पेपर लिए हैं और सारे जर्नल के पेपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ये ए ए सारे ए वाले आपको मिल जाएंगे। देन बी विल स्टार्ट, अगर बी वाला होगा तो बी स्टार्ट होगा, एंड फाइनली सी डी ई एफ ऐसे करके मैंने सारे स्टार्ट होंगे। के एल एम एन ओ पी क्यू आर, यू कैन सी। ओके, ऐसे करके आप जेड तक मैंने रेफरेंसिंग स्टाइल को अरेंज कर सकते हैं, और ये एकदम इजी है। एक बार आप रेफरेंस जमा लेंगे तो उसके बाद ए टू जेड वर्ड वर्ड फाइल में ही ए टू जेड का ऑप्शन आता है, उसको एक बार आप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। बुक्स का सिमिलरली करेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट जो भी आपने देखा है पढ़ा है, रेफरेंस अगर किसी का ज्यादा याद रखिएगा कि पता कैसे चलता है कि रिसर्च अच्छा हुआ है। जिसका ज्यादा, जितना रेफरेंस ज्यादा होगा, पकड़ा जाता है कि उसका रिसर्च उतना ही अच्छा होगा। तो ये रेफरेंस देख लीजिए कि अमूमन कितने पेजेस का सिर्फ रेफरेंस है। 5-7 पेज का सिर्फ रेफरेंस है। उसका मतलब ये है कि इतने सारे साइटेशंस इस पर्टिकुलर जो वर्क है उसमें डले हुए हैं। एक और प्रोसेस है लिटरेचर रिव्यू करने का। लिटरेचर रिव्यू करने का बहुत सारे प्रोसेस है, और आप ये प्रोसेस को कंबाइंड वे में भी यूज कर सकते हैं। मैंने सेकंड प्रोसेस है, उस समय तो एआई आया नहीं था, 2020 में ये सारे हैंड मैनुअली हमने किया था, और यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, यूनिवर्सिटी फंडेड प्रोजेक्ट था, तो हमने मैनुअली ये सब बनाया था। ये रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड टीईएल कंपोनेंट्स, ये हमने आइडेंटिफाई किया था। ये सारे ऑथर्स के नाम हैं। ऑथर्स के नाम है मतलब एक रिसर्च पेपर है इनका। उस रिसर्च पेपर में सैंपल साइज कितना है, वो रेस्पोंडेंट कौन कौन थे, एम्प्लॉयज थे, उसने क्या टूल लगाया और उसने क्या टेक्निक्स लगाया, ये सारी चीजें हैं। और उसने क्या बताया, कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टीईएल का प्रभाव रिलेटिव एडवांटेज ऑफ टीईएल पे बताया है इन सारे ऑथर्स ने। ये क्लासिफाई करके डाला गया है, देखिए। सिमिलर वे में सेल्फ एफिकेसी का क्या प्रभाव रिलेटिव एडवांटेज ऑफ टीईएल पे है, ये सारे ऑथर्स ने बताया है। अगेन, परसीव्ड सब्जेक्टिव नॉर्म्स का प्रभाव परसीव्ड रिलेटिव एडवांटेज ऑफ टीईएल पे क्या पड़ा है, ये सारे ऑथर्स ने बताया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना रिगरस आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जितना लिटरेचर आप पढ़ेंगे, ये पीएचडी में भी यही फंडा है कि आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं रिसर्च पेपर्स को, उतना ज्यादा इंसाइट्स आपको मिलेगा उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। जैसे कई ऑथर्स ने इंडिविजुअली काम किया, सेल्फ एफिकेसी और रिलेटिव एडवांटेज ऑफ टीएल पे इंडिविजुअली काम किया है। मेरा काम क्यूमुलेटिव है, क्योंकि जो मैं मॉडल प्रपोज कर रहा हूँ वो यूनिक है, वो डिफरेंट है। हो सकता है कि किसी ने 2 वेरिएबल्स पे, 3 वेरिएबल्स पे काम किया होगा, मैंने 12 वेरिएबल्स को एक साथ लिए और एक साथ मैं देखना चाह रहा हूँ। वो इटसेल्फ में एक यूनिक मॉडल है। तो नॉवेल्टी की जब बात आती है, यूनिकनेस की जब बात आती है, तो ओवरडॉन टॉपिक्स नहीं चलते हैं। मतलब आपको पूछा जाएगा कि आपने यही क्यों किया है, और आप यही अगर किए हैं तो ये दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो 2-4 बातों में आपका वर्क जो है वो नोवेल हो सकता है। जैसे कि जो ज्योग्राफिकल एरिया आप लेंगे जहां पर से कि डेटा कलेक्शन करेंगे वो यूनिक होगा। हो सकता है किसी ने फॉरेन कंट्रीज में किया हो काम, हो सकता है कोई इंडियन कंट्री में किया हो काम। आप बोल रहे हैं कि मैं स्पेसिफिक एरिया को लेके काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो ये काम लाइक एक यूनिक पर्सपेक्टिव में ये काम हो सकता है, ठीक है। तो उस ढंग से आपको काम करना है। ये भी दूसरा फॉर्मेट है लिटरेचर रिव्यू का। इस ढंग से भी लिटरेचर रिव्यू किया जा सकता है। इसको आप लोगों के पास ये अवेलेबल है, आप पढ़ें। इसमें कितना वर्क हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी ये टेबल बनाए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन लिटरेचर रिव्यू का जो भी फॉर्मेट आप एक फॉर्मेट तो मैं आपको पैराग्राफ वाइज बता चुका हूँ, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा अगर कोई फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं इस ढंग का, तो आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जितना रिगरस लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे, उतना रिगरस वे में आप चीजों को रख सकते हैं। जैसे कि ये और एक टाइप का टेबल है, देखिए, जिसमें कि मैंने वेरियस डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया है। दीज आर द वेरियस डायमेंशंस एमिंग टू एक्सप्लेन यूजर टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग सिस्टम। ये सारे ऑथर्स के नाम हैं लेफ्ट हैंड साइड में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स को लेके उन्होंने काम किया है, ये सारे रिसर्च पेपर से निकाला गया है। और ये सारे वेरिएबल्स जो मेरे वेरिएबल्स है, उसमें कौन से वेरिएबल्स उन्होंने लिया है, उस पर टिक किया गया है। तो ये ऑथर ने ये दो वेरिएबल्स को लिया है। जो एस ई जो है वो सेल्फ एफिकेसी है, और इंटेंशनल टू यूज टीईएल है, ITUTL, इंटेंशन टू यूज टीईएल है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स का नाम। अ, ये सारे ऑथर्स ने काम किया है। तो इस पे आपको मैंने समय देना होगा, और समय दे के फिर इस ढंग का अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने 100 रिसर्च पेपर्स इसमें आइडेंटिफाई करके इस ढंग का टेबल बनाने की और प्रेजेंट करने की कोशिश की है। सिमिलर वे में ऑब्जेक्टिव्स, जैसे ऑब्जेक्टिव आप जनरेट कर दे रहे हैं AI से, और सीधा सीधा अगर डाल देंगे, तो फिर क्वेश्चन उससे ज्यादा होंगे। बिकॉज कोई भी, जैसे कोई भी वाइवा आपका लेने आता है, सपोज बैक एंड से चलते हैं, तो आपको क्वेश्चन पहले क्या पूछेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में वो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव्स को देखेगा कि आप क्या करना चाहे हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिफेंड करके लास्ट तक लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, तो प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ परसीव्ड रिलेटिव एडवांटेज ऑफ TEL ऑन इंटेंशन टू यूज TEL। तो मेरे को इफेक्ट देखना है, एक परसीव्ड रिलेटिव एडवांटेज का इफेक्ट इंटेंशन पे, स्टूडेंट इंटेंशन पे। तो वो सीधा पूछेगा कि ये आपने कैसे करके किया, कौन सा टेक्निक यूज किया, और आपने रिजल्ट को फाइंड आउट किया, वो टेक्निक का नाम बताइए, और माने आपका रिजल्ट क्या है या वो बताइए। तो आपको फिर वहाँ डेटा से स्टार्ट करना पड़ेगा कि डेटा मैंने ऐसे कलेक्ट किया था, और इस टेक्निक का यूज किया, और ये मेरा रिजल्ट आया, और ये मेरा आउटपुट है। तो अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफेंड करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप क्या लिख रहे हैं, एक बार लिटरेचर को इधर उधर अगर लिख दिए तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस अगर आप इधर उधर का लिखते हैं, तो वहां पर फिर पकड़ा जाएंगे। तो सोच समझ के, इसीलिए वेरिएबल्स का आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल्स का चयन जो है वो सोच समझ के करना है, और उस वेरिएबल्स के बेसिस में कंसेप्चुअल मॉडल को तैयार करना है, जो मैं बताया आपको कि कंसेप्चुअल मॉडल कैसे दिखेगा। आपका हो सकता है डिफरेंट दिखे। और कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट स्टेज में आना होगा, लाइक हाइपोथेसिस डेवलपमेंट के ऊपर में, और ये सारी चीजों को आपको प्रूफ करना है। इन द एंड आपको एस्टेब्लिश करना है, प्रूफ करना है। सो होपफुली ये क्लियर होगा। इसमें सारी चीजें हैं। सैम्पलिंग, जैसे मैं सैंपल साइज की बात कर रहा हूं, तो मैंने 600 रेस्पोंडेंट्स को लेके काम किया था। किस किस जगह से मैंने डेटा कलेक्ट किया था, वो सारी चीजों को दिया था। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी से किया था, CV रमन से किया था, DP विप्र कॉलेज से किया था, अटल बिहारी, ये सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं। रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज किया था, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कैसे किया था। तो ये सारे एस्पेक्ट्स उस पे अवेलेबल है। अब देखिए, मैं एक चीज को कोरिलेट कर रहा हूँ, और ये तो हो गया TEL का। ये मैंने इस चीज को मेजर कैसे किया, मैंने कुछ स्केल भेजे हैं आपके पास। डेफिनेटली वो सारे स्केल्स आपके पास हैं। स्केल को जब आपको बनाना पड़ेगा, लेट मी कम टू द वेरिएबल्स फर्स्ट। मैंने जो वेरिएबल लिया है उस पर मैं आ जाता हूँ। ये मेरा सारे वेरिएबल्स हैं जो मैं इस स्टडी पे लिया हूँ। ऑपरेशनल डेफिनेशन उसका सारा डाला है, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, कंपैटिबिलिटी। ठीक है, आप सभी को देख रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए, टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग को मेजर करने के लिए, इंफॉर्मेशनल क्वालिटी को मेजर करने के लिए, कंपैटिबिलिटी को मेजर करने के लिए, मैंने एक स्केल बनाया है या फिर अडॉप्ट किया है। वो स्केल जो मैंने बनाया है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में मैंने डाला होगा डेफिनेटली, और वहां अगर नहीं डाला होगा तो लास्ट पेज में डेफिनेटली होगा। ये देखिए, थियोरिटिकल कंस्ट्रक्ट एंड मेजरमेंट स्केल, सभी को दिखाई दे रहा है। इंफॉर्मेशनल क्वालिटी को मेजर करने के लिए मेरे पास 3 क्वेश्चंस थे।
क्या क्या क्वेश्चन पूछे? अवेलेबल ऑनलाइन कंटेंट्स आर कंप्लीट एंड टाइमली इन नेचर, ठीक है, ये एक पहला। अवेलेबल कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड रिलायबल मटेरियल, ये दूसरा। और तीसरा है ऑनलाइन कंटेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनर, ये हो गया तीसरा। तो इंफॉर्मेशनल क्वालिटी को मेजर करने के लिए मेरे पास तीन डिफरेंट क्वेश्चंस थे। और इंफॉर्मेशन क्वालिटी जो है एक कंस्ट्रक्ट है, उसको रिसर्च की भाषा में कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक वेरिएबल है मेरा, और जो वेरिएबल्स के लिए मैं आइटम लूंगा, ये तीनों को एक एक आइटम बोला जाता है। दीज आर द आइटम्स। ये एक आइटम है, ये क्वेश्चन एक आइटम है, तीसरा क्वेश्चन एक आइटम है। ये तीनों आइटम को मिला देने के बाद जो बनेगा दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन क्वालिटी का कंस्ट्रक्ट एक कंस्ट्रक्ट है ये, जिसको मैं मेजर करना चाह रहा हूं। मेजर किया है ये तीन क्वेश्चंस के मदद से। ये तीन क्वेश्चन कहां से आया, आप क्वेश्चन है? तो ये तीन क्वेश्चन आया है इस पर्टिकुलर ऑथर से, एहन, रियू और हैन। 2007 में इन्होंने दिया था। हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चंस दिए थे, और 10 क्वेश्चन से मैंने जो मेरा काम का है, जो मेरे लिए रेलेवेंट है, वो तीन क्वेश्चन मैंने उठाए। मैं डायरेक्टली 10 के 10 भी उठा सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आपके फुलफिल होने चाहिए, वो स्केल आप कहीं से भी लाओ, ठीक है। अब ये स्केल मेरे को डायरेक्टली मिल गया तो मेरे को बनाने की झंझट नहीं रही। तो मैं चाह रहा था कि जो स्केल का हैंडबुक मैंने आपको दिया हुआ है, एक बार आप वेरिएबल आइडेंटिफाई करें, या फिर वेरिएबल आप हैंडबुक से आइडेंटिफाई करें और उसके बाद बैकएंड में जाएं, तो आपको ये जो क्वेश्चनर बनाना होगा, वो डायरेक्टली आपको स्केल से मिल जाएगा। जैसे कंपैटिबिलिटी के लिए तीन क्वेश्चन यूज किए हैं। ध्यान में एक चीज रखिएगा कि तीन या तीन से ज्यादा क्वेश्चन लीजिएगा। अगर आप एक स्केल बनाते हैं और एक क्वेश्चन का एक स्केल बनाते हैं तो वो काम नहीं करेगा। एटलीस्ट यू हैव टू प्रिपेयर थ्री क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट। देखिए, कॉम्पैटिबिलिटी को मेजर करने के लिए तीन क्वेश्चन लिए, और तीन क्वेश्चन कहाँ से लिए? अडॉप्टेड फ्रॉम मूरे एंड बेंसबार्ट। उसके बाद रिसोर्स अवेलेबिलिटी के लिए मॉडिफाइड। देखिए, मॉडिफाइड और अडॉप्टेड कहाँ लिखा हूं? अडॉप्टेड का मतलब ये है कि उन्होंने जो क्वेश्चनर दिया था, या उन्होंने जो आइटम्स दिए थे, उसको एज इट इज मैंने ले लिया, कोई छेड़छाड़ नहीं किया इसमें। तो डायरेक्टली लिखा अडॉप्टेड। जहां मैंने छेड़छाड़ किया और मेरे हिसाब से चीजों को लिया और रेस्ट को छोड़ दिया, वहां पर मैंने लिखा है मॉडिफाइड। तो ऐसे एक टेबल बना के आपको बताना पड़ेगा, जो आपने स्केल लिया है, जहां से भी आप स्केल लें। और यहां पर अगर आप खुद का स्केल अगर बनाते हैं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। तो आइदर आप एडॉप्टेड स्केल ले सकते हैं, आप मॉडिफाइड स्केल ले सकते हैं, या फिर आप एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड स्केल को ले सकते हैं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एडॉप्टेड लिखा है, और किस ढंग से लिखा है, किस ऑथर से लिया है, वो नीटली डिफाइन किया है यहाँ पर। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी दूसरे का स्केल लेते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, देखिए, हम कोई भी वेरिएबल को कोई भी चीज पूछ के मेजर नहीं कर सकते, उसका भी एक प्रोसेस है, उसका एक रिगरस प्रोसेस है। जब हम कोई स्केल बनाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम कोई स्केल अगर बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। उसको वैलिडेट करने का प्रोसेस है, उसको उसकी रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस है, और उसको इन जनरल करके पब्लिक तक भेजने का एक प्रोसेस है, ठीक है। वो सोशल साइंस कम्युनिटी करती है। और सोशल साइंस कम्युनिटी, रिसर्च की जो कम्युनिटी है, वो ऑलमोस्ट सभी चीजों के ऊपर स्किल्स अवेलेबल हैं। जिन चीजों के ऊपर नहीं है, वो आपको बनाना पड़ता है, और वो एक नया काम होता है, इट्स सेल्फ में एक लाइक नया रिसर्च का विषय है। तो खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके स्टडी पे जो भी स्केल आपको चाहिए, वो एस्टेब्लिश्ड स्केल लीजिए। और एस्टेब्लिश्ड स्केल लेने के लिए मैंने आपको आपके ग्रुप में डाला हुआ है बहुत सारे स्केल्स के हैंडबुक। मैं थोड़ा सा उसको भी ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये है मार्केटिंग हैंडबुक स्केल, पहला वाला। सभी बुक्स डिफरेंट हैं, तो ये मत मान के चलिएगा कि ये बुक डिफरेंट है और वो नहीं है। एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब देखिए, ये है मार्केटिंग का, लेकिन ओबी रिलेटेड स्केल्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है। ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्केल है, जो ब्रूकर ने दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट का स्केल है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, पर्सनल कॉन्सेप्ट, पर्सन कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का स्केल है। सेल्फ स्कीमा का स्केल है,
ओपिनियन लीडरशिप का स्केल है, एक्सपर्टाइज का स्केल है, माने यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ स्किल्स। और ये स्केल को आप डायरेक्टली ले सकते हैं। माने ये ब्यूटी है कि ये बुक हमारे पास अवेलेबल है और आप उसको डायरेक्टली आप ले लीजिए स्केल को। लेकिन डायरेक्टली ले लीजिए का मतलब ये नहीं है कि वो उसको अपना बोल के लीजिए, उसको आप प्रॉपर साइटेशन डालिए और उसके बाद लीजिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए स्केल में कौन सा लेना है। ये सेल्फ स्कीमा सेपरेट अवेयरनेस कनेक्शन स्केल जो है, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं इसके। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल फैक्टर जो है, आई ऑफन फाइंड दैट आई कैन रिमेन कूल इन स्पाइट ऑफ पीपल अराउंड मी बीइंग एक्साइटेड। तो इसको 5 के पॉइंट में आप ले सकते हैं, या पॉइंट स्केल यहाँ पर डिफाइंड है ऊपर में कहीं पर। जो 5 पॉइंट स्केल है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि आपको 5 पॉइंट में लेना है, 7 पॉइंट में लेना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल है और आप उसको मेजर कर रहे हैं तो 5 पॉइंट ले रहे हैं तो 5 पॉइंट ही आप लेंगे। और दूसरा वेरिएबल है, मान लो 7 पॉइंट आप ले रहे हैं तो 7 पॉइंट ही लेंगे। मान लो एक वेरिएबल को मेजर आप कर रहे हैं और उसके अंदर आप 3 4 डिफरेंट टाइप के माने ये रखते हैं, तो फिर वो गलत है। जैसे कि मैं ये 5 क्वेश्चन को मेजर करने के लिए अगर 5 पॉइंट ले रहा हूं, तो ये पांचों क्वेश्चन 5 पॉइंट पे ही मेजर होंगे। तो वो एक रूल है। और इसमें बहुत सारे स्केल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर जो चॉइसेस है वो है वेरी मस्कुलाइन, मस्कुलाइन, नाइदर मस्कुलाइन नॉन फेमिनाइन, और फेमिनाइन और वेरी फेमिनाइन। ये सेक्सुअल आइडेंटिटी स्केल है कि सेक्सुअल आइडेंटिटी कैसे डिटरमाइन करना है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या क्वेश्चन है, आई फील एस थ्रू आई एम वेरी मस्कुलाइन, या मस्कुलाइन, या नाइदर मस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन। इस ढंग से हम आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्केल्स हैं, उस स्केल्स को आप पढ़ें, सभी को स्केल्स को पढ़ें। जो मॉडल आप डेवलप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसको स्केल के साथ आइडेंटिफाई करें और अपने वेरिएबल्स को वैसा पुट करें जहां की आपको स्केल्स इजीली मिल सके। आपके पास स्केल होंगे, आप फटाफट रिसर्च कर लेंगे। या अदरवाइज आपको क्वेश्चनर बनाने में ही 1 महीना 1.5 महीना बीत जाएगा। और जो क्वेश्चनर मान लो आपने 5 वेरिएबल लिया है, 4 का स्केल मिल गया है और 5वें का नहीं मिला है, तो एक का आपको फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो होपफुली मैं यहां तक क्लियर हूं। अगर यहां तक क्लियर हो तो फिर हम आगे बढ़ें। किसी को कोई डाउट अभी तक? ओके, इट इज क्लियर। अभी क्लियर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान से अगेन सुनिएगा। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, या अभी जो चल रहा है वेरी रिसेंटली, बहुत सारे रिसर्च पेपर इसके ऊपर आ रहे हैं। इसको आप भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की मदद से। दैट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस एक एनालिसिस होता है, उसको हम कर सकते हैं। लेट मी लॉग इन टू अ साइट। ये साइट है या लाइब्रेरी है जो ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, न्यू दिल्ली ने मुझे दिया है, क्योंकि मैं ऑफन प्रोजेक्ट करते रहता हूँ। इसके कारण ये पर्टिकुलर रिसोर्स मुझे मिला है। और उस रिसोर्स के बेसिस में हम कैसे डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, वो मैं थोड़ा सा आपको शो करके बताऊंगा। और उसके बाद उसके ऊपर कैसे करके हम लाइक एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। आपको सभी को पता होगा कि स्कोपस, वेब ऑफ साइंस के कुछ डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस होते हैं मतलब वहाँ जो पहले से रिसर्च आर्टिकल पब्लिश्ड हैं, वो डेटाबेस में स्टोर्ड होके हैं। तो दिस इज द डेटाबेस ऑफ स्कोपस। आप डायरेक्टली scopus.com पे भी अगर जाके देखेंगे,
तो आपको दिखेगा, लेकिन वो खुलेगा नहीं इन द सेंस, आप उसमें सर्च करेंगे तो वैसा नहीं आएगा जैसा इसमें आएगा। हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर स्कोपस के डेटाबेस में या वेब ऑफ साइंस के डेटाबेस में अगर सर्च करते हैं, उस पे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, उस पे डिटेल में अगर जानने की कोशिश करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो हम वो जान सकते हैं। और पहले जैसे लिटरेचर रिव्यू बहुत टफ टास्क हुआ करता था, रिसर्चर को जाना पड़ता था दिल्ली बॉम्बे के लाइब्रेरीज में चीजों को सर्च करने के लिए, आज वैसा रह नहीं गया। उसका सिर्फ सिंपली कारण ये है कि हमारे पास टिप्स ऑफ दी लाइक बटन में कुछ लाइब्रेरीज हैं या जो कुछ कंटेंट्स हैं जिसको हम एक्सप्लोर करके ये भी जान सकते हैं कि कितना काम उस पे हुआ है, और लाइक कितना काम उस पे और एक्सप्लोर करना है हमको। तो ये स्कोपस का डेटाबेस है, जिसमें कि मैं कोई भी लाइक टर्म सर्च कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर। सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर ये कीवर्ड है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे कीवर्ड्स भेजे हैं, जरूरी नहीं है कि उसी कीवर्ड से आप निकाल के अपना लाइक प्रोजेक्ट करें। आप अपना भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, और इस कीवर्ड के बेसिस में मैं आगे बढ़ूंगा, लाइक कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है उसको मैं देखना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ टाइप किया सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, और जैसे मैंने ओके किया वो बोल रहा है कि 317 डॉक्यूमेंट्स पर फाउंड। उसका मतलब सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर में सिर्फ एक ही वर्ड में 317 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं स्कोपस डेटाबेस में। ठीक है, इसका मतलब ये कि 317 आर्टिकल्स इसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एरियाज है जिससे कि मैं फिल्टर लगा सकता हूँ। दीज आर द फिल्टर्स। कीवर्ड्स का फिल्टर है सस्टेनेबिलिटी, कंज्यूमर कंजम्पशन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कौन सा कीवर्ड को लेते हुए मैं लगाऊंगा, लाइक यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा कंट्री वाइज, किस कंट्री में कितना काम हुआ है वो भी दिखाया गया है। इंडिया में 33 हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में 33 हुआ है, जर्मनी में 28 हुआ है। मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं बिजनेस मैनेजमेंट में जितने पब्लिकेशन हुए हैं और सोशल साइंस में जितने पब्लिकेशन हुए हैं बस उतने ही चाह रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि एनवायरनमेंट में क्या काम हुआ है, इकोनॉमिक्स में या एनर्जी में। बस बिजनेस मैनेजमेंट में कितना काम हुआ है, और सोशल साइंस में। तो मैं मेरे को इसको लिमिट करना होगा। तो मैं कर देता हूँ लिमिट टू, और जैसे मैं लिमिट टू करता हूँ, मेरे जो आर्टिकल्स 317 थे वो देखिए 236 हो गए। ओके, 236 आर्टिकल, मैंने 317 से 236, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने फिल्टरेशन अप्लाई किया है। आई अप्लाइड फिल्टरेशन। फिल्टरेशन इसलिए अप्लाई किया है बिकॉज मुझे सब सारे रिसर्च पेपर्स नहीं चाहिए। मतलब आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, क्योंकि हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड में अगर एनवायरमेंट सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर का काम किया है तो वो मेरे लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से फिल्टर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वंस आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो वो छन के आ जाएगा फिर। ओके, ये बिजनेस मैनेजमेंट और सोशल साइंस में जितने भी वर्क हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर को लेके, जो कि स्कोपस के डेटाबेस में इंडेक्स्ड हैं, वो मैं अब एक्सपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, और यहाँ पर मुझे CSV फाइल और बिबटेक्स फाइल, दो टाइप के फाइल चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन जैसे कि साइटेशन इंफॉर्मेशन, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, फंडिंग डिटेल, अदर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों को मैं एक्सपोर्ट कर दिया। तो डिफरेंट ऑप्शन है किस फाइल में आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। एक तो CSV फाइल है, और दूसरा बिबटेक्स फाइल है। मैं बताऊंगा कि मैंने CSV क्यों किया और मैंने बिबटेक्स क्यों किया, उसका रिलेवेंट रीजन मैं दूंगा। ये बिबटेक्स फाइल है, प्लेन टेक्स्ट में भी कर सकता हूँ। तो मेरे को दो फॉर्मेट चाहिए। दो फॉर्मेट इसलिए चाहिए क्योंकि इस पर्टिकुलर डेटा को, अब ये मेरा डेटा बन गया, ठीक है, दीज आर माई डेटास, मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आपका अगर ये सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर शायद
नागर साहब या अय्यर साहब ऐसे कोई हैं, एजेड पर्सन है, वो उन्होंने मुझे भेजा था। और वो करना चाह रहे थे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में, तो मैं डायरेक्टली निकाल के इसीलिए बता रहा हूँ, उन्हीं का टॉपिक है ये। और उन्होंने मुझे भेजा था, कम्युनिकेट किया था। तो अब देखिए, ये दोनों डेटाबेस मेरे पास आ चुका है, स्कोपस डॉट बिब और स्कोपस 5। इसको मैं कट करके थोड़ा डेस्कटॉप में ले लेता हूँ, तो मेरे लिए सुविधा होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीएसवी फाइल में 236 आर्टिकल जो निकले हैं, ये ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन ये बहुत काम का रिसोर्सेस है। ये दिख जरूर ऐसे रहा है कि लाइक ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। अब देखिए, इसमें सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे ऑथर, ऑथर का नाम, ये पूरे ऑथर का नाम दिया है। सेकंड में ऑथर्स फुल नेम दिया है। फिर डाला है उसने ऑथर का आईडी क्या है, टाइटल क्या है, ये देखिए ये टाइटल है, ये सारे रिसर्च के टाइटल्स है, कौन से ईयर में पब्लिश्ड है, ये है। एब्स्ट्रैक्ट है, दिस दिस द एब्स्ट्रैक्ट, ये कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट है। अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट करके यहाँ पर देखूं, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, इस एब्स्ट्रैक्ट को, ये पहला एब्स्ट्रैक्ट है, इसको मैं कॉपी करके लाइक कॉपी किया, और इसको मैं लेके चले गया वर्ड फाइल में। लिटरेचर कैसे बना सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक। ओके, ये मेरा लिटरेचर हो गया, और इनका ऑथर का नाम भी मेरे पास है ऑलरेडी, आई हैव दैट, मैंने सारी चीजें हैं मेरे पास। इसको रैप टेक्स्ट को हटा देता हूं मैं, पहला आर्टिकल है, तो दिस इज द नेम ऑफ द ऑथर्स, ये नेम ऑफ द ऑथर हैं सारे। इसको मैं कॉपी करके लेके चले गया, तो ऑथर का नाम मेरा पहले आ गया। और ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, 2023 है, 2023। ठीक है। अब ये मेरा रॉ कंटेंट हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये ऑथर का नाम है, और ये अभी रॉ कंटेंट है, ये मेरा पूरा कंटेंट बना नहीं है। अब मैं इस चीज को पढ़ूंगा, ये मेरा एक लिटरेचर मेरे पास अब आ गया है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि 3 से ज्यादा अगर ऑथर होते हैं तो ये सारे के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आई शुड जस्ट राइट एट ऑल। ठीक है, मैंने एट ऑल लिखा, और इस पर्टिकुलर ऑथर का रेफरेंस, रेफरेंस मैं कैसे पा सकता हूँ ये भी बता दे रहा हूँ। ये टाइटल है, राइट। इस टाइटल को कॉपी करके मैं लेके जाऊंगा कहाँ पर, स्कॉलर, गूगल स्कॉलर पे। मैंने कल बताया था कि गूगल स्कॉलर पे मैं गया, और गूगल स्कॉलर पे उस टाइटल को पेस्ट कर दिया। उस टाइटल को पेस्ट करने के बाद, ये जो रिसर्च टाइटल है, कंज्यूमर्स एंगेजमेंट पर्सपेक्टिव, ये मेरे पास आ गया। यहाँ साइट पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को एपीए फॉर्मेट में उसको उस पर्टिकुलर लाइक पेपर को साइट करने का मौका दे रहा है। तो मैं यहाँ ले आया, एंड देन आई हैव पेस्टेड इट। ओके, ये हो गया। ये मेरा एक लिटरेचर तैयार हो गया। ऐसे सपोज आपको 50 लिटरेचर तैयार करने हैं, तो बहुत ज्यादा समय आपको लगेगा नहीं, राइट। एक लिटरेचर अभी तैयार नहीं हुआ, रॉ तैयार हुआ है, इसको मैं पढ़ूंगा पहले, कि इसमें से कौन कौन सा चीज ये है कि इंपॉर्टेंट है, जिसको मुझे रखना है। उन चीजों को मैं रखूंगा, रेस्ट ऑफ द चीजों को मैं हटा दूंगा। जैसे ये फलाना ऑथर एग्जामाइंड द नॉलेज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंज्यूमर, थोड़ा सा लैंग्वेज भी चेंज करूंगा प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए। ये जस्ट मैंने एक डेमो दिया आपको कि लिटरेचर आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इमीडिएट वे में। लेकिन उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी। बिना इस एक्सेल शीट के आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये लाइक क्योंकि अवेलेबल है, आप अगर आते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट आपका कीवर्ड सर्च जो है वो अप्रोप्रिएट हो, और इसको दिया जा सकता है उसके बाद। तो ये आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा बचा देगा। अदरवाइज आपको करना क्या होगा कि उसके रिलेटेड सारे पेपर्स को सर्च करने होंगे,
रिसर्च रैबिट में भी वो डाउनलोड हो रहा था, आपको पता होगा। जो नहीं आ सकते वो रिसर्च रैबिट से भी कुछ पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये जो आउटकम है वो मोस्ट रेलेवेंट है, बिकॉज मैंने स्कोपस डेटाबेस से डायरेक्टली ये किया हुआ है। और ये सारे जो है वो रिसेंट स्टडीज का है। देखिए 2015 से लेके 2000, ये वाला कॉलम में 2015 से लेके 2025 तक जो भी स्टडीज है वो सारे आए हैं। मतलब पुराने स्टडीज को इंक्लूड नहीं किया है। रिसर्च में हमेशा रेलेवेंट नए स्टडीज को मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाला जाता है, अनटिल अनलेस पुराना कोई थ्योरी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तो हम उसको डालते जरूर हैं। तो इससे आपका काम जो है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है। तो आप जब भी आएंगे तो अपना लाइक रिसर्च टॉपिक एक बार फाइनल हो जाए रहेगा तो इस पर्टिकुलर रिसोर्स को भी डाउनलोड करके डिपार्टमेंट से आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद मैं बिब्लियोमेट्रिक इस पे कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गया। अ, ये एक वे है जिससे कि आप लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, जो हमने डाउनलोड अभी किया है, ये इस साइट से जो हमने डाउनलोड किया है उसके लिए आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सपोज आपको मैं लेट अस अज्यूम कीजिए कि आपको मैंने डाउनलोड किया और दे दिया, आपके टॉपिक रिलेटेड जो भी लाइक रिक्वायरमेंट है उसको मैंने दे दिया। उसके बाद एक फ्री सॉफ्टवेयर है दैट इज नोन एज वॉस व्यूअर। नोट करके रख लीजिए, वॉस व्यूअर सॉफ्टवेयर डाउनलोड। इसमें अगर आप जाएंगे तो इस ढंग का आइकन है। इस वॉस व्यूअर सॉफ्टवेयर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस वॉस व्यूअर सॉफ्टवेयर को अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो विंडोज के लिए, मैक है तो मैक के लिए, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि एक जावा का वर्जन वो इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। जावा 1.8 पॉइंट कुछ होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, वो बोलेगा कि ये जावा का ये वर्जन रिक्वायर्ड है और आप डाउनलोड करके रख लीजिए। तो जावा का वो पर्टिकुलर वर्जन भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है क्योंकि टाइम जो है वो बचाना था, तो वॉच व्यूअर में मैं जाऊंगा। तो वॉच व्यूअर का ऐप यहाँ पर अवेलेबल है मेरे लिए। मैंने अपने सिस्टम में किया है और मैं उसको खोलता हूँ। ये जो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस है वो पहले नहीं था। लाइक 2020 के बाद ही ये सॉफ्टवेयर आया ऑफ लेट। और इस पे बहुत सारा काम लाइक अच्छे अच्छे रिसर्चर करते रहे हैं। तो उस पे पेपर भी काफी सारे पब्लिश करते हैं। जैसे कि लिटरेचर, पहले लिटरेचर के पेपर जनरली पब्लिश नहीं हुआ करता था, आज के डेट में लिटरेचर के पेपर पब्लिशेबल है। बिकॉज आप अच्छे सॉफ्टवेयर में अगर अच्छे आउटपुट निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली पब्लिशेबल है। ये एक ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा वॉच व्यूअर, जब आप खोलेंगे तो ये एक इंटरफेस है उसका। यहाँ पर हमको क्रिएट पे जाना है, क्रिएट। और क्रिएट में जाने के बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि क्रिएट मैप बेस्ड ऑन नेटवर्क डेटा। सेकंड में क्रिएट मैप बेस्ड ऑन बिब्लियोग्राफिक डेटा। हमको बिब्लियोग्राफिक डेटा के मदद से एक मैप क्रिएट करना है। फिर आगे बढ़ा, मैं नेक्स्ट में क्लिक किया। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद फिर सेकंड वाले में रीड द डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फाइल, इसमें भी मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट में गया। अब वो मुझसे मांग रहा है कि आपके पास कौन सा टाइप का डेटा है, वेब ऑफ साइंस का है कि स्कोपस का है, कि कौन सा डायमेंशन है, लेंस है, पबमेड है। मेरे पास डेटा जो है वो स्कोपस का है। वेब ऑफ साइंस का के लाइक उससे भी डेटाबेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपके पास वो एक्सेस हो। बड़े इंस्टीट्यूशन के पास ये सारे एक्सेस होती हैं और छोटे इंस्टीट्यूशन उससे लेते हैं। आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव सारे लिए हैं कि डेटाबेस अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो स्कोपस का डेटाबेस है मेरे पास। तो स्कोपस का डेटाबेस मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सिलेक्ट करूं। लाइक मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है स्कोपस का डेटाबेस। और यहाँ पर मेरे को खोजना है, लाइक स्कोपस 2 दिखा रहा है, स्कोपस 5 दिखा रहा है। आई एम कंफ्यूज कि वो कौन सा है, 5 है कि 2 है, एक बार देख लेते हैं। लेट अस सी फर्स्ट। स्कोपस डेटाबेस 5 है। ओके। क्रिएट पे गया, मैप पे गया, रीड पे गया,
स्कोपस डेटाबेस पे गया एंड देन स्कोपस डेटाबेस 5 है। जैसे ही मैं नेक्स्ट में क्लिक करूंगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एनालिसिस डिस्प्ले कर रहा है, लाइक को ऑथरशिप, को ऑकरेंस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, को साइटेशन, फुल काउंटिंग, इस टाइप का। ऑथर्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, कंट्री पे। यूनिट ऑफ एनालिसिस, ये दो टाइप के एनालिसिस हैं। एक तो को ऑकरेंस होना चाहिए या जो भी है, आप करके सभी में देख सकते हैं। जैसे मैं क्लासिफिकेशन लेता हूं ऑथर्स का, और साइटेशन के बेसिस में मैं ऑथर को या डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं, साइटेशंस के बेसिस में। जस्ट मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा, और कितने नंबर ऑफ साइटेशंस एक डॉक्यूमेंट का होना चाहिए वो मैं डिफाइन करूंगा, जो कि मैंने डिफाइन किया 5। और मुझे मैप बना के दे देगा। दिस इज द मैप, कैन सी। ऐसे ऑथर्स जिनके 5 या 5 से ज्यादा साइटेशंस हैं और जिनके बीच कोलैबोरेशन है, वो सारे ऑथर्स का नाम उसने डिस्प्ले कर दिया। यहां पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो वाइट 2019 में, वाइट जो ऑथर है 2019 में जिसका 5 साइटेशन से ज्यादा है, उसका कोलैबोरेशन ये फॉलोइंग ऑथर्स से था। जैसे होस्टा 2021 से कलेक्शन है, ये नीचे में बायर है, उससे कलेक्शन है। तो आप एक देख सकते हैं, मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट है कि ऑथर का कनेक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर कौन है, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली मैं फिर क्रिएट पे गया और फिर आगे बढ़ा। इस बार मेरे को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं दिखा रहा हूँ, कीवर्ड्स के बेसिस में, ऑल कीवर्ड अप्रोच। जो हमारे रिसर्च में, या जो 236 आर्टिकल्स में जो जो कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स हैं, 1164 डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि एक कीवर्ड कम से कम 5 बार रिपीट हुआ हो, वैसे कीवर्ड को आप डिस्प्ले करो। मेरे को सभी कीवर्ड्स नहीं चाहिए। 1164 को लेके मैं क्या करूंगा? तो ऐसे कीवर्ड्स जिसका अकरेंस कम से कम 5 बार हो, तो मैंने वो दे दिया। अगर 6 कर दूंगा तो ये कम हो जा रहा है, 5 कर दूंगा तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, और 4 कर दूंगा तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पांच पांच में रखते हैं। तो 5 ऐसे, सॉरी मैंने, ऐसे कीवर्ड्स जिनका अकरेंस 5 टाइम से ज्यादा हो उस पर्टिकुलर 236 नंबर ऑफ रिसर्च पेपर में, वो मेरे को फ्लैग करके दे दे। अब देखिए, जैसे मैं फिनिश एंटर करता हूं, ये अगेन एआई ने आपको बताया कि अगर मैं सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, ये सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर जिसको हम लेके चले थे, अभी वो नागर जी अगर हैं तो अपना वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर या सस्टेनेबल कंजम्पशन को अगर मैं मेन वेरिएबल लेके चलता हूं, तो मेरा जो रिलेटेड वेरिएबल, वो क्या क्या हो सकते हैं? सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, कंजम्पशन बिहेवियर हो सकता है। ये सारे वेरिएबल्स हैं। देखिए, मैं जितना पास ला के दिखाऊंगा, रिसाइकलिंग हो सकता है, थ्योरी ऑफ प्लान्ट बिहेवियर एक एस्पेक्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर, ग्रीन प्रोडक्ट्स एक है, कार्बन फुटप्रिंट्स है। तो ये सारे वेरिएबल्स वो मुझे बता रहा है। परचेज इंटेंशन है, ऊपर में दिख रहा है। ग्रीन मार्केटिंग है, सोशल मीडिया के ऊपर काम हुआ है। तो सस्टेनेबल बिहेवियर को कोर में लेके इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम हुए हैं ऑलरेडी। और इन वेरिएबल्स को भी मैं ले सकता हूँ फर्दर मेरे रिसर्च में या प्रोजेक्ट में। मैं इन सारे वेरिएबल्स को ऐड कर सकता हूं। तो मैंने एक वेरिएबल लेके चला था मैं, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, और उसने मेरे को बहुत सारे और लाइक वेरिएबल्स दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर बिहेवियर, सिंपली कंज्यूमर बिहेवियर, तो ये देखिए, वो मेरे को बता रहा है कि मार्केटिंग के ऊपर काम हुआ है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो रेलेवेंट है उसको मैं लूंगा। जैसे मार्केटिंग एक टर्म है जो कि बड़ा टर्म है, तो मैं उसको नहीं लूंगा। मेरे को यहाँ पर वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपके पास ये टूल आ जाए, या वो डेटाबेस से आप अगर डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो आप अपने वेरिएबल्स का चयन भी इजीली कर सकते हैं, एकदम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो 5-6 वेरिएबल्स आपको निकालने हैं,
वो साइंटिफिक वे में इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में काम हुआ है, नॉलेज, क्वेश्चनर सर्वे। इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि और थोड़ा, लेट अस से कि मैंने 5 डाले हैं और उस 5 को मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, तो मेरे पास और डायमेंशंस आ जाएंगे। लेट अस सी कि मैं इसको 3 कर देता हूँ। 3 कर देने से 103 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो ये और भी बन के आ जाएगा। ये और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन के आ गया। तो अब सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे तो इतने सारे वेरिएबल्स, विलिंगनेस टू पे है, समवेयर डाउन द राइट साइड दिख रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम हुआ है, फूड कंजम्पशन पे काम हुआ है, ग्रीन इकोनॉमी पे काम हुआ है। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा वो वहां से दिखाना चालू कर देगा। ओके, रिटेलिंग में कितना काम हुआ है, अगर मैं रिटेलिंग को मेन मान के चलता हूं तब सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर, ये तीनों मेन वेरिएबल हैं। देखिए, जिसका जितना बड़ा साइज है, जितना बड़ा जिसका साइज है, वो इतना ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। जिसका जितना बड़ा साइज है, ये बीच में जो है वो साइज ज्यादा बड़े हैं और साइड में जो है कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन साइड में है तो हमको लेना नहीं है। हम साइड वाला वेरिएबल्स को भी निकाल के इस मेन वेरिएबल के साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। तो जो आप पूछेंगे कि लाइक गैप कैसे आइडेंटिफाई करें, तो ये एक बड़ा मैकेनिज्म है जिससे कि हम रिसर्च का गैप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अंडरटेक करना चाहेंगे फ्यूचर में, रिसर्च या प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से करना चाहेंगे। आप इसको करिए, वॉज व्यूअर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको डेटा सेट की जरूरत है तो आप कांटेक्ट कीजिए एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दिया, थोड़ा रिसर्च कीजिए अपने से कि किस पे काम करना है, एंड देन फिर वो डेटा सेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके एक रिसर्च पेपर भी तैयार किया जा सकता है कि व्हाट आर द लिंक्स, कौन कौन से ऐसे लिंक हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर में काम है, कौन कौन से एसेंशियल कीवर्ड्स हैं। इसमें और भी बहुत सारे एनालिसिस हो सकते हैं। देखिए, जितना आप ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या है, वो साइटेशन क्या है, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं खुद से भी। किसी भी एआई टूल में डाल के देखिए कि ये को अकरेंस ऑथरशिप क्या है, वो आपको डिटेल में वो बता देगा। साइटेशन की जब बात करते हैं, जैसे मैं कंट्री की थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कि किस किस कंट्री में क्या क्या काम हुआ है, स्पेशली विथ रेफरेंस टू लाइक दी दी को ऑथरशिप, या को ऑथर्स जो है वो किस किस कंट्री को बिलोंग कर रहे हैं, वो थोड़ा मैं देखना चाह रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा काम हुआ है मुझे दिख रहा है, क्योंकि सबसे वो बड़ा है। इंडिया भी, इंडिया में भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे काम हुए हैं, तो वो भी एक है। और कहाँ कहाँ से को लाइक कहाँ कहाँ से लिंक एसोसिएटेड है, इंडिया पाकिस्तान भी मैंने सस्टेनेबिलिटी पे जॉइंटली काम कर चुका है। इंडिया यूनाइटेड अरब इमिरेट्स भी कर चुका है, इंडिया चाइना भी कर चुका है। और यहाँ पर इसके डिटेल भी आप लाइक मिल सकता है आपको। एक स्क्रीनशॉट भी आप आराम से इसका रख सकते हैं, इसमें भी मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब बहुत ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा आपको। आइटम्स में आप क्लिक करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड में, जस्ट राइट हैंड साइड में वो क्लस्टर बता रहा है। क्लस्टर मतलब पोलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, ये पहला क्लस्टर है जो कि मिल के काम कर चुके हैं। दूसरा क्लस्टर है कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये दूसरा क्लस्टर है। तो ये बता रहा है कि कितने लाइक क्लस्टर्स डिवाइड करके, और ये सारे इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में भी देगा और राइट हैंड साइड में भी देगा, एक विजुअलाइजेशन करने के लिए, ताकि आप अपने रिसर्च टॉपिक पे इन डेप्थ अंदर जा सको। तो ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको डेटा सेट का रिक्वायरमेंट है रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक और टाइप का टेस्ट कर सकते हैं, लेट अस से, ओके, फिर मैं क्रिएट पे जाऊंगा, माइंड मैपिंग पे जाऊंगा, और लेट अस से कि ऑथर्स का मैंने आपको दिखा दिया। ये ऑथर्स कीवर्ड, को साइटेशन, रेफरेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन,
किस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काम हुआ है को ऑथर्स के बेस में, वो थोड़ा देख लेते हैं। संस्था के हिसाब से भी वो बता देगा आपको। ये देखिए, ये आधा आधा डिस्प्ले हो रहा है इसमें, बिकॉज जगह नहीं होगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, डिपार्टमेंट ऑफ हाईटेक, ये चार ऐसे संस्था हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा काम हुआ है, लाइक सस्टेनेबिलिटी पे लेके। और इसका एसोसिएशन भी वो बता रहा है, वो एसोसिएशन भी बता रहा है। तो दिस इज अनदर टेक्निक। ठीक है, ये तो एक सॉफ्टवेयर था, ये वॉस व्यूअर का सॉफ्टवेयर, ये पहला सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू से हम जान पाएंगे। एक और सॉफ्टवेयर है, अगेन वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो इससे बेटर है। मतलब ये सॉफ्टवेयर तो है ही, इससे बेटर एक सॉफ्टवेयर है। आप लिख लें, अगर उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, देन यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन परफॉर्म। पहला आपको क्या करना है, आर सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड करना है। दिस इज द आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। आर सॉफ्टवेयर जैसे भी ही आप डाउनलोड कर लेंगे, ये इसका इंटरफेस है, सिंपली आर, ये इसका इंटरफेस है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड आर स्टूडियो। आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो ये आर स्टूडियो का है, ये आर स्टूडियो में आप जाएंगे और ये सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा समय लगेगा डाउनलोड करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए समय लगेगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आर स्टूडियो का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। लेट मी सर्च आर स्टूडियो। मेरे मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्टली आपको खोल के दिखा सकता हूँ। दिस द इंटरफेस, ये आर स्टूडियो का इंटरफेस है। इसमें डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप करेंगे तो वो पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता दूंगा। बहरहाल मैं इसमें टेस्ट हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मैंने वो पैकेज इंस्टॉल किया है, अगेन सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें ये बात नहीं है कि आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, थोड़ा सा आपको टेक्नो से भी होना पड़ेगा करने के लिए। मैं यहाँ पर कुछ कमांड दे रहा हूँ, लाइब्रेरी बिब्लियोमेट्रिक्स। लाइब्रेरी बिब्लियोमेट्रिक्स मैंने सिंपल कमांड दिया, लाइब्रेरी ब्रैकेट में बिब्लियोमेट्रिक्स, और एंटर किया। और सेकंड कमांड जो मैंने दिया वो है बिब्लियोशाइनी, वहां ऊपर में लिखा भी हुआ है बिब्लियोशाइनी। ठीक है, और ब्रैकेट दिया, जैसे लिखा था वैसे ही दिया। ऊपर में जैसे लिखा है बिब्लियोशाइनी वैसे ही मैंने बिब्लियोशाइनी लिख दिया, और मैंने बस एंटर प्रेस किया। देखिए, एंटर प्रेस करने के बाद एक वेबसाइट मेरे लिए अपने आप खुल गया, एक साइट है, अपने आप से खुल गया वो दो कमांड देने के बाद। इसमें मैं क्या करूंगा, इंफॉर्मेशन है, डेटा है। डेटा व्यू में अगर जाऊंगा, ये एक इंटरफेस है, डेटा व्यू में जाके इंपोर्ट और लोड का ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। इंपोर्ट और लोड में मैं गया, और राइट हैंड साइड में इंपोर्ट और लोड, वो बोल रहा है कौन सा इंपोर्ट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आई नीड टू इंपोर्ट, सॉरी, और रॉ फाइल, मेरे को एक रॉ फाइल इंपोर्ट करना है। और वो कौन से डेटाबेस का है मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्कोपस डेटाबेस का है। मेरे को रॉ फाइल स्कोपस डेटाबेस का अपलोड करना है। यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन है, तो मैंने ब्राउज किया, और डेस्कटॉप पे मैंने जाके, स्कोपस का डेटाबेस है। मैंने याद है, अगर आपको होगा तो मैंने स्कोपस का डेटाबेस दो फॉर्मेट में डाउनलोड किए थे। एक किया था सीएसवी फाइल में, दूसरा किया था बिबटेक्स्ट में। तो ये वाला जो है वो बिबटेक्स्ट में रन करेगा, सेम फाइल बिबटेक्स्ट में उसका फॉर्मेट है, तो बिबटेक्स्ट में रन करेगा। बिबटेक्स्ट फाइल को मैंने अपलोड कर दिया, और मैंने जस्ट स्टार्ट का बटन पुश कर दिया है। ओके, अब इसका ब्यूटी देखिए,
कि वो बता रहा है डेटा कितना कंप्लीट है। कुछ कंप्लीट नहीं है, मतलब डेटाबेस में हो सकता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये मेरे सारे डेटा हैं जो कि वो टेबुलर फॉर्म में डाल के रख दिया है। ये सारे डेटा है जो कि टेबुलर फॉर्म में है, और 234 डिफरेंट एंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर फाइल को लेके। इसमें अब मैं डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म कर पाऊंगा। डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस जो है वो मैं आराम से देख पाऊंगा। लेट अस स्टार्ट। ओवरव्यू में मैं लेफ्ट लेफ्ट साइड में गया, और मेरे को मेन इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस इज द मेन इंफॉर्मेशन। अब आप देखिए, जो डेटा सेट से हमने डेटा लिया था वो 2004 से लेके 2025 तक का था। 123 डिफरेंट सोर्सेस से डेटा आया है, 234 डॉक्यूमेंट है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक का ग्रोथ रेट है 11.59%। मतलब ये अच्छा ग्रोथ रेट है, मतलब सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर पे लोग काम कर रहे हैं। 11.59% एनुअल ग्रोथ रेट है उसका। मतलब रिसर्चर जो है वह अट्रैक्टेड है। 668 ऑथर्स हैं, जिस जो 234 जो पेपर्स हैं उसमें 668 ऑथर्स हैं। 25 सिंगल ऑथर के पेपर हैं, और को ऑथर के 32.91% ऑथर हैं। को ऑथर्स 2.91 डॉक्यूमेंट्स है। ऑथर्स का कीवर्ड, मेरे पास कीवर्ड, ऑथर का कीवर्ड 815 है। रेफरेंसेस को उसने काउंट नहीं किया, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट हमने लिया है तो रेफरेंसेस जीरो दिखा रहा है, इसीलिए। एवरेज डॉक्यूमेंट एवरेज एज, जो एवरेज एज ऑफ द डॉक्यूमेंट है जो कैलकुलेट उसने किया है डिफरेंट टाइम स्पैन को लेकर, वो 3.86 है। और एवरेज साइटेशन पर डॉक्यूमेंट 28.35 है। जब हम एक पेपर बनाते हैं और एक डेटा सेट लेते हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन इनवेल्यूएबल है। आप इसको थीसिस मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं, अगर ये वाला आपने कंपोनेंट किया है अपने लिटरेचर सर्वे के लिए। सिमिलरली एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन में जस्ट मैं गया तो एक मुझे ग्राफ बना के दे रहा है। और देखिए, ऑफ लेट ये बहुत टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सो एनुअल ग्रोथ रेट 11 पॉइंट कुछ परसेंटेज का था। इसको भी मैं इंटरप्रेट करके आराम से डाल सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो मेजोरिटी ऑफ द रिसर्चर का भी लाइकिंग्स है और इस पे काम हो रहा है, देन इट इज गुड। सिमिलर वे में एवरेज साइटेशन पर इंडेक्स ये निकाल के दे रहा है, थ्री फोल्ड प्लॉट निकाल के दे रहा है। नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, वो नहीं निकाल के दिया। अब सोर्सेस की बात है कि मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं। यहाँ पर जैसे मैं लाइट में क्लिक करता हूँ, ये देखिए मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं। वो पूरा ग्राफ बना के मेरे को दे दे रहा है। सस्टेनेबिलिटी स्विट्जरलैंड, ये मोस्ट रेलेवेंट सोर्सेस है। जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, ये जर्नल के वाइज माने कौन सा जर्नल हाई इम्पैक्टफुल जर्नल है जिसमें कि सबसे ज्यादा पब्लिकेशन हुआ है। तो सस्टेनेबिलिटी स्विट्जरलैंड का जो जर्नल है वो सबसे ज्यादा पब्लिकेशन किया हुआ है। साइकोलॉजी एंड मार्केटिंग 4 पब्लिकेशन किए हैं। तो जर्नल वाइज कौन सा जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरे को वो बता रहा है। इसमें नंबर ऑफ थिंग्स हैं। लाइक मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा ऑथर ने ये सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर सबसे अच्छा काम किया है। तो मोस्ट रेलेवेंट ऑथर पे मैं गया, एंड देन मैंने क्लिक किया। तो ये आदमी है जिसका 4 पेपर्स हैं, डेन की लोगो जो भी है, ये इन्होंने दोनों ने 4 4 काम किया है, और नेक्स्ट ने 3 3, नेक्स्ट ने 2 2, जो कि मोस्ट इम्पैक्टफुल जर्नल में पब्लिश्ड है। सिमिलरली ऑथर्स प्रोडक्शन ओवर टाइम, अगर मैं देखूं कि ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम कितना हुआ है, तो ये इसके लिए भी एक ग्राफ वो दे रहा है। तो इसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। जो इंपॉर्टेंट है वो आप रखें, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दें। एफिलिएशन की बात हो रही है, तो मोस्ट रेलेवेंट एफिलिएशन कौन सा है, एफिलिएशन प्रोडक्शन ओवर टाइम कौन सा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज। लेट अस से कंट्रीज, कंट्रीज साइंटिफिक प्रोडक्शन, किस कंट्री ने कितना साइंटिफिक प्रोडक्शन ओवर टाइम किया है, वो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, कंट्रीज साइंटिफिक प्रोडक्शन। अब देखिए, इंडिया का 35 डॉक्यूमेंट्स, और जो जितना डीप दिख रहा है, जो जिसका कलर जितना डीप है उतना ज्यादा काम उन्होंने किया है। ये ऐसा समझे। तो इंडिया का भी डीप है, 35 डॉक्यूमेंट है। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो चाइना 25 डॉक्यूमेंट है। देन फिर मंगोलिया ने भी काम किया, 1 डॉक्यूमेंट है।
सिमिलरली कनाडा का 7 है, यूएसए का 51 है, ऑस्ट्रेलिया का 14 है, अगेन यूएसए का 51 है। तो कंट्री साइंटिफिक प्रोडक्शन, कितना साइंटिफिक प्रोडक्शन कंट्री का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हुआ है, वो भी लाइक आपको पता चल रहा है। मोस्ट साइटेड कंट्रीज, मतलब किस कंट्री को सबसे ज्यादा साइटेशंस मिले हुए हैं, तो देखिए कोरिया इसमें आगे है, कोरिया को सबसे ज्यादा साइटेशंस मिले हैं, देन यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, ये इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया इसलिए भी नहीं है क्योंकि साइंटिफिक प्रोडक्शन माने इंडिया में जो रिसर्च पेपर्स मैक्सिमम पब्लिश्ड होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत सारे सब स्टैंडर्ड जर्नल में होते हैं। मतलब कहीं भी हम रिसर्च पेपर को छपवा ले रहे हैं जिसका कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपका पेपर स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में नहीं आता है या इंडेक्स नहीं होता है उस पर्टिकुलर जर्नल का, सपोज इंडिया में बहुत सारे जर्नल्स है जिसका इंडेक्सिंग है स्कोपस में, तो वहां पर अगर आप पब्लिश करेंगे तो फिर आपका विजिबिलिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड रहेगा, माने आपको लोग वर्ल्ड वाइड देख पाएंगे, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ये स्कोपस का डेटाबेस है, राइट। जस्ट सर्च बटन में मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक ऑथर सर्च है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं, ये फ्री है मैंने इसमें। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑथर्स, ये कितने ऑथर्स हैं, लाइक मेरे को जानना है कि एक रिसर्चर है तो कितना बड़ा रिसर्चर है, ये जानना है। तो ऑथर में मैं क्लिक करूंगा और जिस भी ऑथर का मैं नाम लिखूंगा, एग्जैक्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। अगर मैं एंटर करता हूँ, लेट अस से कि मेरा नाम ही एंटर मैं किया और फर्स्ट नेम मैंने एंटर किया, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, क्योंकि जो भी ऑथर है, कोई भी ऑथर है, अगर उसने स्कोपस में पब्लिकेशन किया है तो उसका नाम जो है वो डिस्प्ले होगा यहाँ पर। सर्च में जस्ट दबाया बटन, तो वो बता रहा है कि पुष्कर दुबे, एक 3 ऑथर हैं पुष्कर दुबे के नाम से। एक सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में है जो कि मैं हूँ, दूसरा बिहार टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम में है, और तीसरा जो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में है। तो ये मेरा पब्लिकेशन है, 33 पब्लिकेशन मैंने स्कोपस में किया हुआ है। मतलब ये 33 आर्टिकल्स जो है वो वर्ल्ड वाइड विजिबल है सभी को, और ये मुझे एक रिसर्चर बनाता है। और मेरा काम को हो सकता है कि लोग साइट वहां पर किए हों। पुष्कर दुबे बिहार टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम में 2 पब्लिकेशन इन्होंने किया है, एंड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का जो पुष्कर दुबे है वो एक पब्लिकेशन किया है। यहाँ पर से आप जाके पब्लिकेशन को भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पब्लिकेशन हुए हैं। फ्री वर्जन में 2 ही 3 पब्लिकेशन दिखाएगा, सभी नहीं दिखाएगा। ये ऑफ ट्रेंड है, ऑफ लेट कौन किसने कितना पेपर्स मेरे आए हैं ये सब दिखा रहा है। कहने का मतलब यह है कि ग्लोबल कम्युनिटी में आपको अगर जाना है तो अच्छे पब्लिकेशन जरूरी है। और ये अच्छे पब्लिकेशन यहाँ पर हो सकता है कि जो काम मैंने भी किया हो उसको दूसरे कंट्रीज देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके। तो ये मैकेनिज्म है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि किसने कितना क्वालिटी पब्लिकेशन किया हुआ है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, लाइक ये मोस्ट साइटेड कंट्रीज की बात हो गई। एक आपने देखा होगा, इसमें भी देखते होंगे, टीवी वगैरह में भी देखते होंगे कि न्यूज चैनल्स वगैरह दिखाते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है या फ्रीक्वेंसी लाइक क्या है। तो जस्ट अ मिनट, मैं आपको शो करता हूँ वर्ड क्लाउड। दिस इज द वर्ड क्लाउड, यू कैन सी, ये एक वर्ड क्लाउड है जो कि बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी, कंजम्पशन, बिहेवियर, अगेन रिसर्च गैप जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसी से हो जा रहा है। अगर मैं सस्टेनेबिलिटी को लेके चलूं तो मुझे कंज्यूमशन बिहेवियर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मे बी परसेप्शन, कंज्यूमर का परसेप्शन या सस्टेनेबल कंजम्पशन, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजों को मुझे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये कीवर्ड्स जो जितना बड़ा है उसका रेलेवेंस उतना ज्यादा है। ये मत समझिएगा कि कंजम्पशन बिहेवियर एक बड़ा टॉपिक है, सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा टॉपिक है, उसके इर्द गिर्द ये सारे लाइक जो बाकी कीवर्ड्स है वो घूम रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि जब भी कोई मेटा एनालिसिस होता है या जब भी कोई इंटरव्यू सर्वे होता है, इस ढंग का न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो ये हम भी निकाल सकते हैं लिटरेचर रिव्यू के पर्सपेक्टिव पे, कितना रिव्यू अवेलेबल है और किस किस वेरिएबल्स या किस किस डोमेन्स को हम इजीली आइडेंटिफाई करें सो दैट हम चीजों को क्रिएट कर सकें। वर्ड क्लाउड जो
जनरेट हुआ है मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स। अगर मैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स की बात करूं तो ये एक अगेन चार्ट है। कंजम्पशन बिहेवियर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है, उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, परसेप्शन, कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग के ऊपर है, पब्लिक एटीट्यूड। ये सारे मेरे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सारे नहीं, तो भी सपोज मार्केटिंग एक कोर वेरिएबल नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर एक कोर वेरिएबल है, सस्टेनेबल कंजम्पशन एक कोर वेरिएबल है, तो उसके बेसिस में इजीली चीजों को निकाला जा सकता है। ये देखिए, ये आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देगा। वॉज व्यूअर जो सॉफ्टवेयर था उसका लिमिटेशंस है, इट हैज गॉट सर्टेन लिमिटेशंस। और सेम डेटा सेट के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लाइक बिबटेक्स डेटा सेट के साथ आर स्टूडियो में मैंने इंटीग्रेट किया है, और आर स्टूडियो में इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल पा रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आप करें, लेकिन ये प्रोसेस है, दैट इज माय ड्यूटी। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो नहीं चाहें वो ट्रेडिशनल वे में भी लिटरेचर लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और लेट अस से, और मैं थोड़ा आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको डाउनलोड करके, लाइक रिसर्च पेपर बना सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेट अस से मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स में हम देख रहे थे, ट्री मैप में थोड़ा देखते हैं। दिस इज द ट्री मैप अगेन। सेम चीज को उसने ट्री मैप में बना के दे दिया कि कंजम्पशन बिहेवियर 15% इसका कंट्रीब्यूशन है, देन 8% है। तो ये सारे वेरिएबल्स को, लाइफस्टाइल 1% है, ये सारे मेरे वेरिएबल्स हैं जिसको प्रॉपर वे में लाइक मैंने आइडेंटिफाई किया है। क्लस्टरिंग की बात करें, देखिए क्लस्टरिंग में क्या आता है। बहुत सारे एनालिसिस नहीं भी आएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा ये नहीं लेना है। कंट्रीज कोलाबोरेशन, मैं कंट्रीज कोलाबोरेशन थोड़ा देखना चाहता हूँ कि किस किस कंट्री के बीच कोलाबोरेशन हुआ है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके कंट्रीज में कितने कोलाबोरेशन हुए हैं। देखिए ये कोलाबोरेशन मैप मेरे पास आ गया है। तो इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच सबसे ज्यादा कोलाबोरेशन है, अगर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो। सिमिलरली जितना बड़ा है, ये आप समझने की कोशिश करिए कि जितना डेप्थ दिख रहा है, जितना लाइन का डेप्थ दिख रहा है, उतना ज्यादा कोलाबोरेशन है। तो इसमें मेरे को एक आइडिया भी हो जा रहा थी कि अक्रॉस द ग्लोब ऑथर्स लोग मिल के इस पे काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऑफ लेट हमारे मैंने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने और मैंने डिफरेंट कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके, डिफरेंट ऑथर्स के साथ कोलैबोरेट करके भी काम करना चालू किया है। तो उस पे हमारा एक रिसर्च पेपर भी अभी आया है जिसमें कि यूएस और यूएसए के आदमी लाइक इन्वॉल्व थे, मैंने ऑथर्स इन्वॉल्व थे। तो ये दूसरा है। और रिपोर्ट, जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे तो एक्सेल शीट में ये रिपोर्ट आपको डाउनलोड करके दे देगा। लेट अस से कि मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ रिपोर्ट को, सिर्फ मैंने एक ही चीज को सेव किया था तो एक ही चीज आएगा, ये देखिए, एक ही चीज को मैंने सेव किया था। तो इसको एक्सेल शीट में आप डायरेक्टली रिपोर्ट को ले सकते हैं और इसके बेसिस में एक रिसर्च पेपर बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लेके अपना रिसर्च दिखा सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू के पार्ट में इसको डाल सकते हैं। जो मैंने एक सेक्शन छोड़ा था बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए, दिस इज दैट बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, जिसको कि आप आराम से माने विदाउट एनी पेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपके पास डेटा सेट अवेलेबल हो। तो इसमें अभी तक किसी को कुछ डाउट? किसी को कुछ डाउट है तो आप बताएं। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? ओके, सर्च करेंगे तो पता चलेगा सर प्रॉब्लम। बात तो सही है, अभी तक क्लियर है, आ रहा है क्लियर।
थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, तभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। और डेली बेसिस में मेहनत कीजिए तब तक जब तक ये सेमेस्टर कंप्लीट ना हो जाए। वंस ये सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, देन थिंग्स विल गो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर।